me Ikra Murtaza. Thank you so much for joining today's meeting. आज हमारे पास हमने एक बहुत ही काबिल मेहमान को मदऊ किया है, जिनका 7 साल का एक्सपीरियंस है रेज्यूमे बिल्डिंग और जॉब इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो कि हमें आज बताएंगे कि किस तरह से हमने अपने आप को बेस्ट फिट प्रूव करना है किसी जॉब के लिए, किस तरह से हमने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको डील करना है, अपने रेज्यूमे को कैसे बेटर करना है, किस तरह से हम उसको बेस्ट फिट बना सकते हैं। तो हम वेलकम करते हैं सर आदिल बिन ज़िया। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं उम्मीद है सर आप लोग आप? सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। सर आपका माशाल्लाह से 7 साल का एक्सपीरियंस है रेज्यूमे का, और आजकल आपको पता है यूथ इसी चीज़ पे स्ट्रगल कर रही है कि किस तरह से वो अपने रेज्यूमे या सीवी को बेहतर बनाए और किस तरह से वो जॉब फाइंड आउट करे, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आई बिलीव सबके माइक्स म्यूट होंगे। सो लेट मी जस्ट बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं अपना तारुफ आप लोगों के लिए पेश कर दूं। माय नेम इज़ अदील बिन ज़िया। बेसिकली आई हैव बीन एसोसिएटेड एंड वर्किंग ऑन सीवी बिल्डिंग, सीवी मेकिंग, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। इन चीज़ों से मेरा पिछले 7 साल से जो है राब्ता है। और सीवी बाय एक्सपर्ट बेसिकली मेरा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, आप लोगों की सीवीज, लिंक्डइन और हर चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा देखें, हम स्टार्ट करते हैं। और लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू एवरीबॉडी। कैमरा शेयर वाइट बोर्ड मेरे पास। एनीवेज ठीक है, सबसे पहले बात यह है कि सीवी और रेज्यूमे, अक्सर लोग इसे कहते हैं सीवी, अक्सर लोग इसे कहते हैं रेज्यूमे। दोनों चीज़ें चलती हैं। देखिए, ये यूरोप और यूएसए का आपस में टर्म्स का क्लैश रहता है। कोई यूरोप में इसे सीवी कहता है, यूएसए में रेज्यूमे कहता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग, हम कुछ भी कह के आगे बढ़ सकते हैं। मेरा आप लोगों से बात करने का सिर्फ इतना मकसद रहेगा, सिर्फ ये इंटेंशन रहेगी कि आप लोग इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस मीटिंग के बाद अपनी सीवीज को ठीक कर लें। आप लोग ऐसे ही समझे कि मैं आपसे इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। मेरी बात करने का टोन, मेरा कहने का अंदाज इस तरह से होगा कि आपको ऐसा लगे कि सिर्फ आपसे ही बात हो रही है। मैं वन टू वन आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ड्यूरिंग द टॉक आप लोग अपनी सीवीज को अपनी नज़रों के सामने रखें, क्योंकि जो जो बात होती रहेगी अल्टीमेटली वो आप लोगों को अपनी सीवी में देखनी पड़ेगी कि क्या हमारी सीवी भी इस तरह की तो नहीं है, क्या हम ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्या हमारे पास ये इश्यूज तो नहीं है, क्या हम भी तो ये वाली गलतियां नहीं कर रहे। तो बेसिकली जो जो बात हो रही है वो काइंडली आप लोगों ने अपनी सीवी में साथ साथ देखते रहना है, ठीक है, नंबर वन। अब कोशिश रहेगी इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द टॉक रिजॉल्व होते रहें, क्योंकि मुझे अंदाज़ा रहता है कि इस टॉपिक के अंदर एग्जैक्टली लोग किस किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑल राइट, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं पहली चीज़ से। द फर्स्ट थिंग इज कि एग्जैक्टली एक रेज्यूमे क्यों बनाया जाता है। आप क्यों बनाते हैं, सीवी क्यों बनाते हैं एग्जैक्टली। देखिए, सीवी, आप लोगों का शायद नेचुरली आंसर ये होगा कि सीवी बनाई जाती है जॉब हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जॉब मिलती है आपको इंटरव्यू क्लियर करने से। सीवी बनाई जाती है इंटरव्यू की कॉल लेने के लिए। हम सीवी बनाएं ताकि हमें एचआर वाले इंटरव्यू की कॉल करके बुलाएं। जब एचआर वाला आपकी सीवी को पढ़ता है तो उसके जहन में ये ख्याल आता है कि इस बंदे को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। वो ये नहीं कहता कि इस बंदे को जॉब के लिए बुला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सीवी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एग्जैक्टली एक सीवी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा इतना बड़ा इशू है कि ऑनेस्टली पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी में लोग 25 करोड़ तरह की सीवीज लिए लिए फिर रहे हैं। किसी की सीवी 1 पेज की है, किसी की सीवी 2 पेज की है, किसी की सीवी 3 पेज की है। और नॉर्मली लोग फिर पूछते भी रहते हैं कि एक सीवी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपकी सीवी आपके सामने खुली हुई होगी। देखिए, इसमें असूल है। अगर आपका एक्सपीरियंस, ये नोट भी कर सकते हैं आप, अगर आपका एक्सपीरियंस 8 साल या 9 साल तक का है या उससे कम है, तो आप 1 पेज की सीवी बनाएं, ठीक है। 1 पेज तक अपने आप को समेट के रखें। अगर आपका एक्सपीरियंस 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल है, तो आप फिर 2 पेज की सीवीज बना लें।
कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने 20 साल 18 साल काम कर लिया हुआ है तो इतनी सारी बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए 2 पेज तो लग ही जाते हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस 22 साल 23 साल 24 साल है तो फिर आप तीसरा पेज टच कर सकते हैं। लाइक 26 साल आप सीईओ लेवल के ऊपर हैं, आप सीनियर मैनेजर हैं, आप इस लेवल के ऊपर हैं कि आपको 25 साल हो चुके हैं फील्ड के अंदर, तो आप लोग आराम से 2.5 पेज की सीवी बना सकते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि हमारा जो यंगस्टर है, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट है, जो कि स्टूडेंट है, वो अक्सर कंप्लेन करता है कि जी मुझे इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही। फिर मैं उसे कहता हूँ कि सीवी तो दिखाओ। पता ही चलता है कि वो जो फ्रेश ग्रेजुएट बंदा है, या जो जिसका 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो 1.5 पेज की सीवी लेके फिर रहा है, 2 पेज की सीवी लेके फिर रहा है। ऑनेस्टली एक एचआर के पास टेबल के ऊपर 200 सीवीज रखी होती हैं पढ़ने के लिए। वो एक नज़र में देख के पहचान जाता है कि सामने वाला किस लेवल के ऊपर है। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, आप फ्रेश हैं, या 2 साल का है, और आपकी सीवी 1.5 पेज पे है, तो इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब है कि आपको कुछ पता नहीं है कि सीवी बनती कैसे है। यानी कि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी अकल अकल का वर्ड यूज कर सकते हैं, इतनी अकल नहीं है कि एग्जैक्टली सीवी कितनी लंबी होनी चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट के लिए एचआर वाला 1 पेज से ऊपर कभी भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने 2 पेज तक बना लिए तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप उसके क्राइटेरिया से बाहर हो चुके हुए हैं। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप 12 साल 13 साल 14 साल के ऊपर हैं तो ठीक है, फिर आप 2 पेज तक बना लें। ये तो बात होगी हमारी सिविल लाइन। मुझे लगता है हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स हैं मेजोरिटी 8 साल के एक्सपीरियंस के अंडर ही होंगे, 9 साल के। तो आई एम श्योर आप लोग 1 पेज की सीवी ही लेके फिर रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी सीवी 2 पेज पे है, 3 पेज पे है, क्योंकि आपके सामने खुली हुई होगी, तो ये थोड़ी सी फिक्र वाली बात है। ये पॉइंट आप नोट कर लिया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेन चीज़ ये है कि एग्जैक्टली एक सीवी के अंदर लिखा क्या जाता है। दैट्स अ मेन क्वेश्चन, आपने क्या लिखना है उसके अंदर। देखें आप, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि हम सीवी एचआर को भेजें, वो सीवी को पढ़े, उसको अच्छी लगे, और वो कॉल कर ले। ऐसा ही है ना। लेकिन कॉल नहीं आती, क्योंकि आपने उस सीवी के अंदर जो कहानियां लिख रखी हैं वो एचआर वाले को नहीं समझ में आती। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीवी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले उसका आपका हेडर, आपका नाम, आपका नंबर, आपकी ईमेल, आपका लिंक्डइन, और आपका कोई बिहांस का लिंक अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, पोर्टफोलियो का लिंक। ये आपका हेडर कहलाता है। अगर आपके हेडर में इन 5 चीज़ों के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, जैसे कि आपका सीएनआईसी नंबर, आपके फादर का नाम, आपका मैरिज का स्टेटस, तो माजरत के साथ आपकी सीवी को कभी कॉल नहीं आ सकती। कोई कोई छोटी मोटी कंपनी कर सकती है, लेकिन प्रोफेशनल कंपनी नहीं करेगी। ये चीज़ें प्रोफेशनल नहीं है। अब सोचने वाली बात है, हमारे सीएनआईसी का सीवी पे क्या काम है। आप में से कितने लोगों की सीवी के ऊपर आपका सीएनआईसी लिखा हुआ है? आपके सामने खुली हुई होगी, चेक कर लें। आप लोग देख रहे होंगे ना। आई एम श्योर काफ़ी लोगों के ऊपर हो सकता है। कितनों के ऊपर फादर का नाम लिखा हुआ है, कितनों के ऊपर मैरिज का नाम लिखा हुआ है, स्टेटस के मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। क्यों लिखा हुआ है? इससे क्या होगा? एचआर वाला ये देखेगा कि ये मैरिड है, इसको बुला लो। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये चीज़ें पर्सनल होती हैं, नहीं लिखी जाती। सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें, आपका नाम, नंबर, लिंक्डइन, ईमेल, और आपका पोर्टफोलियो, दैट्स इट। इसके अलावा जो कुछ लिखा हुआ है काइंडली उसको रिमूव कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद आती है प्रोफेशनल समरी। अगर आपकी सीवी स्टार्ट हो रही है आपकी ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती हैं ना, कुछ लोगों की सीवी पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है, कुछ की सीवी पे समरी लिखी हुई होती है। ऑब्जेक्टिव लिखना हमने पिछले 5 साल से 7 साल से 8 साल से बंद कर दिया हुआ है। ये चीज़ ख़त्म हो गई हुई है। अगर आपकी सीवी पे, जबकि आपकी नज़रों के सामने है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, विच मीन्स कि आपकी सीवी एक्सपायर्ड है, पुरानी है। आपको नहीं पता आजकल क्या चल रहा है। लेकिन एचआर वाले को तो पता है। जब वो आपकी सीवी को देखेगा, नोट करेगा कि ये ऑब्जेक्टिव लिख के बैठा हुआ है, इसने समरी नहीं लिखी हुई, विच मीन्स कि आप वक्त के साथ नहीं चल सकते, ना चल रहे हैं, तो बिल्कुल सही करेगा अगर वो आपकी सीवी के 2 टुकड़े कर देगा तो। अब प्रोफेशनल समरी में लिखना क्या है आपने। देखिए, ये एक 4 लाइन का 5 लाइन का पैराग्राफ होता है जो आप बेसिकली ये बताता है कि एग्जैक्टली आपने अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में, अपने वर्क एक्सपीरियंस में, अपनी स्किल्स में कुल मिला के क्या किया हुआ है। ये बातें आपने 4 लाइनों में, 5 लाइनों में बतानी है, समझानी है। ये आपकी समरी है। इसको इस तरह से लिखा जाता है कि अगर एक एचआर वाले के पास सीवी पढ़ने का टाइम नहीं है, फर्ज कर लेते हैं, लेट्स सपोज नहीं है,
लेकिन वो आपकी समरी पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ, ये बंदा करता क्या है। यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने पूरी अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर देना है। ठीक हो गया। अब देखें ऑब्जेक्टिव क्यों लिखे हैं, लिखे ही क्यों। टू ऑब्जेक्टिव में लिखते क्या है, टू ऑब्टेन अ गुड जॉब इन अ फास्ट इन्वायरमेंट। मुझे जॉब चाहिए बेसिकली। कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ वक्त ज़ाया और जगह ज़ाया होती है। नंबर वन। पहले आगे हमारा हेडर। ठीक हो गया। हेडर में क्या आता है हमने डिस्कस कर लिया। फिर आई हमारी समरी। समरी में क्या आता है हमने डिस्कस कर लिया। अगर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है तो काइंडली नोट कर लें कि मैंने इस कॉल के बाद, इस मीटिंग के बाद ऑब्जेक्टिव को कट कर देना है और समरी लिखनी है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है, उसके बाद आती है वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एक्सपीरियंस लिखते हैं, कुछ लोग पहले एजुकेशन लिखते हैं। करते क्या है, अगर आप फ्रेश हैं, नए हैं, साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो एजुकेशन पहले लिखें, एक्सपीरियंस बाद में लिखें। अगर आप पुराने हैं, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस पहले लिखें, एजुकेशन बाद में लिखें। ये देख लें कि आप अपने करियर की किस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है, यहाँ पे अंडर 5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होंगे तो आपका, 2 ईयर्स होंगे तो आपकी एजुकेशन पहले आएगी। लेकिन अगर आप 2 साल से ऊपर हैं तो एक्सपीरियंस पहले लिखेंगे। ठीक है। हम लिख रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में देखें होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जॉब एक्सपीरियंस के अंदर एक आम आदमी करता ये है कि अपनी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर देता है। माजरत के साथ, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करने का ना कोई मतलब है, ना कोई ज़रूरत है। मैक्सिमम मैक्सिमम 5 से 6 बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपने मेन मेन काम बताएं। आप अपनी करंट जॉब में क्या कुछ कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू होने से बेहतर ये है कि अपने 4 5 मेन मेन काम बताएं। मिसाल लेता हूं मैं आपको। फर्ज करें सॉरी टू मुझे एक एचआर इंटरप्ट का यू बंदा है। सर। वेलकम बैक। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, आप लोग हैंड रेज करके सर से पूछ भी सकते हैं। आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास सर अभी अवेलेबल हैं, वरना हम लोगों को ढूंढने पड़ते हैं टीचर्स के, हम किससे गाइडलाइन लें, किससे पूछें, किससे चेक करवाएं। तो आप लोगों के पास तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो आप लोग क्वेश्चन करें सर से, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हाँ जी सर, वालेकुम अस्सलाम। सर हाँ, क्वेश्चन आई है थिंक ये। कॉल कट गई। जी जी। हाँ जी, आई गेस लोग अभी आ रहे क्वेश्चन। हैं वापस ना। एक लोग वापस आ रहे हैं अभी। ओके, हम 5 मिनट तक वेट कर लेते हैं, फिर नहीं नहीं, बस दोबारा शुरू। 2 मिनट कर लीजिए। ओके ठीक है। ठीक। प्रणाम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है कि अगर हम मतलब हमने एक रिज्यूमे बनाया है तो उसको हम अपने स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड किस तरह चेक कर सकते हैं। मतलब अगर हमने अभी गूगल क्रोम पर चेक किया तो उसे तो हमने तो ये तो नहीं बताया कि हमने ये ऐप डेवलपमेंट के लिए बनाया हुआ है, ये ऐप डेवलपमेंट के लिए बनाया हुआ है। अगर किसी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उसका एटीएस मशीन जो होगा वो तो इस तरह ही चेक करेगा, मतलब उन्होंने ये स्पेसिफाई किया हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब आप जो जिस कंपनी ने एटीएस सॉफ्टवेयर लगाया हुआ होता है, उसके पास जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो ऑटोमेटिकली सेव हुई हुई होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। वो आपकी सीवी को उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है कि कितनी मैच हो रही है। इसलिए जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के अपनी सीवी को एडजस्ट कर लिया करें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल उसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो आप मैचिंग नहीं हो पाएगी, मैचिंग नहीं हो पाएगी तो स्कोर कम आएगा, स्कोर कम आएगा तो आप वो आपको माइनस कर देंगे।
इसलिए समझदारी यही है कि अपनी सीवी को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एडजस्ट किया जाए। ये बात ठीक है सर, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है जो किसी स्पेसिफिक फील्ड के देखिए है, में। बिल्कुल है, लेकिन बात यह है कि आपके पास वो जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली वो आपको कैटर तो नहीं करेगा ना। मैं एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास उसका जॉब डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली मैं चेक कर सकता हूँ ना। अगर आपके पास है तो आप चेक कर सकते हैं। यस सर। और सर, अगर हम एटीएस मशीन पर अपने रिज्यूमे चेक करें तो कितना स्कोर काफी है अप्लाई करने भैया के लिए? कोशिश करें कि 80 तक तो आए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मिसाल के तौर पे कोई सर्टिफिकेशन परस्यू कर रहा हो तो क्या उसको सीवी में ऐड करना बेटर है? मिसाल के बिल्कुल, हम्म, आप उसको लिख दीजिए और साथ में मेंशन कर दीजिए कि एक्सपेक्टेड जो आपकी कंप्लीशन है वो कब है। फॉर एग्जांपल अभी आप कर रहे हैं ना, आपने जी जी। उसको 6 महीने के बाद कंप्लीट कर लेना है, तो आप हम्म। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल निबोश सर्टिफिकेट फरवरी 2025 डैश नवंबर 2025 एक्सपेक्टेड। सही। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अली फॉर आस्किंग क्वेश्चन। सर एक ही क्वेश्चन था कि समरी में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। देखिए समरी आपके करियर की एक, अब ये एक कंटेंट राइटिंग का कमाल है कि 5 लाइनों के अंदर आपकी पूरी जिंदगी को किस तरह से कवर किया जा सकता है। शुरुआत अब अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने फॉर एग्जांपल मैं मिसाल को कंटिन्यू करता हूँ कि आप मैं 5 साल से एचआर में काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं ये बताऊंगा कि मैं पिछले 5 सालों से रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेज्यूमे मेकिंग, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ। यानी कि ये वो 6 काम थे जो मेरी ज़िंदगी को कवर करते हैं, मैं अगर 6 लफ्ज़ों में बात करूँ तो। और मेरी यहाँ और ये मेरी डिग्री है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, और ये काम मैं इतने 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 सालों से कर रहा हूँ और मैंने इतनी 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 कामयाबी हासिल की है। करने वाला कर सकता है, अगर आप 5 लाइनों में अपने ज़िंदगी को कवर करना चाहें। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इंस्टाग्राम पे ही मेल मुझे इनबॉक्स कर दें, क्योंकि वो व्हाट्सएप और इंस्टा मिक्स होते हैं तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता। इसलिए मैंने अपना आईडी ओपन किया हुआ ताकि आप लोग यहाँ पे ईमेल इनबॉक्स करें, वरना फिर कन्फ्यूजन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सर से पूछ सकते हैं। एनीवेज आई गेस लुक्स लाइक के जो मेन इंक्वायरीज थी वो डील हो चुकी हैं। तो लेट्स जस्ट आस्क वन फाइनल टाइम इफ दिस एनीथिंग एल्स। तो आप मुझसे इवन इफ आफ्टर द कॉन्फ्रेंस यू कैन गेट इन टच विद मी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एक्चुअली, और उसके इनबॉक्स के अंदर मेरी अवेलेबिलिटी रहती है, तो आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। और चाहे आपको सीवी स्कोर चेक करना हो, मालूम करना हो, कम स्कोर की वजूहात पूछनी हो, या कोई भी बात हो, तो एटलीस्ट आप मुझे वाया इंस्टाग्राम अप्रोच कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि एंड पे रेफरेंसेस डालने चाहिए या फिर रेफरेंस नहीं नहीं अवेलेबल नहीं अपॉन नहीं, रिक्वेस्ट। इस ये इसको ये कट गया, ये जो सेक्शन है वो 8 से 10 साल पहले ही खत्म हो गया था। इसका कोई मकसद नहीं है ना। क्या ये रेफरेंसेस का मकसद क्या है? रेफरेंसेस तब दिए जाते हैं जब आप हायर हो जाते हैं। हायर होने से पहले इन बातों का कोई मकसद
नहीं, रेफरेंसेस का कॉलम नहीं आता। ओके सर, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम मीटिंग एंड कर देते हैं। कोई मसला नहीं है, आप मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, बाद में इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई वन बाय वन, कोई मसला नहीं। आई बिलीव हियर एनीथिंग एल्स सो काइंडली लेट मी नो। और कितने लोग हैं हमारे साथ इस वक्त? 21, ऑल राइट, 26 एक्चुअली। तो आई गेस मैं ऑर्गेनाइज मैं क्या रिमार्क्स दे दूं अपने कंक्लूडिंग, लाइक कैन वी कंक्लूड? यस यस सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच यार, आप लोगों से, सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, अ वेरी गुड प्लेजर। और ज़्यादा सीखने सिखाने की बातें होती तो अच्छा ही रहता है। आई वुड लाइक टू थैंक इंटर्नशिप पाकिस्तान फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म, जिसमें हमें आप लोगों को आपस में कनेक्ट करने का मौका मिला, और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। Further be, if there's anything else, any further session or something, I will always be there. Or you can always get in touch with me, or even one to one, in person, physical sessions or trainings भी हो, so I'm always there, no issue, most welcome. Thank you so much, sir, for giving your precious time and so informative lecture. I think we will end this meeting now. नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी। यू कैन। सर एक सेकंड, मैं सबको पहले ये बता दूं कि मीटिंग का टाइम जो है वो 40 मिनट्स के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो यार ये बात पहले बतानी होगी। जी सर, यू कैन कंटिन्यू नाउ। आप काइंडली अपने अपने माइक्स बंद कर लें, आप लोगों के पीछे नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है। जिसका माइक खुला है उसको म्यूट कर दें। जी जी सर, कर दिया। अच्छा देखिए, हम बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस पे बात कर रहे थे। कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के अंदर अपनी ज़िंदगी के सारे काम उठा के लिख देते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, सब कुछ लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते। आप अगर अपनी करंट जॉब के अंदर 15 काम कर रहे हैं, लेट सपोज, क्योंकि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में 15 पॉइंट लिखे हुए थे जब आपको हायर किया गया था, तो उसमें से 4-5 काम या 6-7 काम ही मेन मेन और इम्पोर्टेंट होंगे, आपको वो हाईलाइट करने हैं। अगर आप छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन, छोटे मोटे नेगोशिएशन, छोटी मोटी बातों को भी लिखेंगे, विच मीन्स कि आप अपना लेवल गिरा रहे हैं। काइंडली इंपॉर्टेंट काम लिखें, मेन मेन। फॉर एग्जांपल, मैं एक एचआर का बंदा हूँ, मैं एचआर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक हो गया? तो मैं उस जॉब में क्या ज़रूरत होगी? फॉर एग्जांपल वो जॉब है रिक्रूटर की, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हमें एक रिक्रूटर चाहिए। तो मैं अपने उस काम को हाईलाइट करूंगा जो उस जॉब के लिए सूटेबल है। यानी कि मैं हायरिंग करता हूँ, मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं सीवी शॉर्टलिस्ट करता हूँ, मैं उनकी हायरिंग का प्रोसेस मैनेज करता हूँ। ये मेरे 4-5 मेन मेन काम हो गए, ये अगर टॉप के ऊपर। लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा कि मैं अटेंडेंस भी मैनेज करता हूँ, या मैं जी लोग इन और आउट भी लोगों के चेक करता हूँ, लाइक छोटे मोटे काम जो कि बेकार, बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो जगह ज़ाया होती है। उस जगह ज़ाया होने से एक तो आपका इंप्रेशन ख़राब होता है, दूसरा सीवी की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। तो काइंडली इन बातों का ध्यान रखें कि हमारे मेन मेन काम आखिर हैं क्या। ठीक हो गया? जब आप हायर होते हैं तो एचआर वाले आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पकड़ा देते हैं जो कि 20 पॉइंट की होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप 4-5-6 पॉइंट निकालते हैं। इसके लिए किसी सीनियर से मशवरा कर लेना ज़रूरी रहता है, ताकि वो आपको एटलीस्ट गाइड कर दे कि यार ये काम इंपॉर्टेंट है, आप ये वाले काम लिखें। ठीक है? अच्छा जी, वर्क एक्सपीरियंस हमारा अब लिख लिया गया है। लेकिन अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस के अंदर मेन बात ये है, अपने एक्सपीरियंस को हमेशा क्वांटिफाई करें। क्वांटिफाई मतलब
आपने ये नहीं बताना कि आप क्या काम करते हैं, आपने ये बताना है कि उस काम के अंदर आपने कितनी कामयाबी हासिल की है। देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर हायरिंग कर रहा हूँ तो मैं अपनी सीवी में ये नहीं लिखूंगा कि मैं हायरिंग करता हूँ, मैं ये लिखूंगा कि मैंने इतनी हायरिंग्स करी हैं, मैंने इतने टाइम में हायरिंग्स करी हैं, मैंने एफिशिएंसी लेवल इतना कि हायरिंग का जो एफिशिएंसी लेवल है वो इतना इंक्रीज करा है, मैंने इतनी सीट्स भरी हैं, इतने लोगों को नंबर्स में बात करें। वो दौर चला गया जब आप थ्योरी में लिख के बताते थे कि आप क्या क्या काम करते हैं। आप सिर्फ ये बेसिकली बताएंगे आपके आपने इम्पैक्ट क्या डाला है, आपकी अचीवमेंट क्या रही है। ठीक है, कोशिश करें कि अपने हर काम में से नंबर्स को निकालें, नंबर्स बताएं कि यार इतने हायरिंग की है, इतनी। अगर आप प्रोक्योरमेंट में हैं फॉर एग्जांपल, हो सकता है प्रोक्योरमेंट के लोग सुन रहे होंगे, तो वो ये बताएंगे कि मैंने कितनी कॉस्ट बचाई है नेगोशिएशन करके, कितने वेंडर्स को ऑन बोर्ड किया है। यानी कि मैंने 20% कॉस्ट बचाई है, मैंने 15 वेंडर्स को ऑन बोर्ड किया है, मैंने इतनी डील्स क्लोज की हैं, मैंने इतने कंपनी से राब्ते किए हैं, मैंने इतने मिलियंस का माल खरीदा है। बेसिकली अपने काम को नंबर्स में कन्वर्ट करें, थ्योरी का दौर चला गया। ठीक है, वॉलंटियर वर्क नाम से ही लिखा हुआ आ रहा है, वॉलंटियर वर्क, इसकी एक सेपरेट हेडिंग होती है। हेडिंग का नाम समझिएगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वॉलंटियर एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, वॉलंटियर एक अलग चीज है। अब वो आप जॉब तो नहीं कर रहे, वो तो वॉलंटियर कर रहे हैं। तो जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे प्रोफेशनल लिखें, जहां पे आप वॉलंटियर कर रहे हैं वहां पे वॉलंटियर लिखें। हमने स्टार्ट लिया था हेडर से, क्या आया था वो बताया था। फिर हम लोगों ने अपनी समरी लिखी, और फिर हम लोगों ने अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा। अब अब बेसिकली आ जाते हैं स्किल्स के ऊपर। देखिए, स्किल्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल के दौर के अंदर। वैसे अगर आप लोग चाहें तो स्किल्स को भी एक्सपीरियंस के ऊपर लिख सकते हैं, मैं कुछ फॉर्मेट्स भी आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके। एनीवेज, देखिए चीज़ सही होनी चाहिए। अब इसका मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। हम चाहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स से सारी जगह भर दें बस हम लोग। आप देखें कि आप लिखते क्या हैं, हार्ड वर्किंग, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट। यार इसका ये तो जो 200 सीवीज आई हैं सब में लिखा हुआ है। आप उनसे अलग किस तरह हो सकते हैं, आप उनसे अलग इस तरह से हो सकते हैं कि आप वो स्किल्स लिखें जो उस जॉब के लिए चाहिए। ठीक है, वो जॉब के लिए, अगर आप प्रोक्योरमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप निगोशिएशन लिखेंगे, क्योंकि प्रोक्योरमेंट की जॉब के लिए निगोशिएशन चाहिए होती है। ठीक हो गया। अगर आप एचआर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन लिखेंगे। एक एचआर का काम कम्युनिकेट करना होता है एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वाली स्किल्स लिखिए। जो दिल करता है वो लिख देते हैं, फोटोग्राफी और ट्रेवलिंग और नेचर और हार्ड वर्किंग क्या स्किल है, ये तो कॉमन सेंस की बात नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल्स लोग कुछ भी लिख देते हैं, ऐसी बात नहीं होती, नंबर वन। फिर आते हैं हार्ड स्किल्स के ऊपर, जो कि टेक्निकल स्किल्स भी कहलाती हैं। वो कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा, अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो सामने वाला जब पढ़ेगा तो उसको हिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिक्रूटमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने हायरिंग करनी है। मैं लिखूंगा रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय ऑन बोर्ड प्रोसेस, यानी कि ये वो तमाम बातें हैं, इंटरव्यूज एंड सिलेक्शन, जो मेरी आने वाली जॉब के साथ लिंक्ड हैं। टेक्निकल स्किल्स भी वो लिखें जो जॉब के साथ लिंक हो, और नॉन टेक्निकल स्किल्स भी वो लिखें जो आपकी जॉब के साथ लिंक हो। अपनी मर्जी से इररेलेवेंट चीज़ें काइंडली ना लिखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्किल्स के सेक्शन को हम लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, लेकिन माजरत के साथ अब इसको आज के दौर में सीरियस नहीं लेंगे तो एचआर वाले आपको सीरियस नहीं लेंगे। उसके बाद आ गई आपकी सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग की हेडिंग। मैं रिपीट कर दूं, आप लिखें साथ साथ। पहले आएगा हेडर, नंबर वन। फिर आएगी समरी, नंबर टू। फिर आएंगी स्किल्स, नंबर थ्री। फिर आएगा एक्सपीरियंस, नंबर फोर। फिर आ गया आपकी एजुकेशन, नंबर फाइव। ठीक है, फिर आ गया आपकी ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस।
आपने जो सर्टिफिकेट्स लिए हैं, जो आपने ट्रेनिंग्स ली हैं, आपने जहाँ जहाँ से भी जो भी सर्टिफिकेट्स लिए होंगे, काइंडली वो लिखें। लेकिन अगर आपके पास 15 सर्टिफिकेट हैं जो आप मैट्रिक में होते थे, इंटर में होते थे, और आपने कोई स्कूल कंपटीशन जीता था डिबेट के अंदर, काइंडली उसको इग्नोर करें या उसको बिल्कुल नीचे लिखें। सर्टिफिकेट आपने, ट्रेनिंग्स आपने वो मेंशन करनी है जिसका ताल्लुक आपकी जॉब के साथ हो। अगर आप एक तीसरे मोहल्ले के अंदर कुछ करके आ गए हैं तो उसका ताल्लुक जॉब से तो नहीं है, लिखते रहो जितने मर्जी लिखना है। वो लिखिए जो जॉब में हेल्प करते हैं। अगर आपने कोई प्रोक्योरमेंट के अंदर इस तरह की सर्टिफिकेशन ले रखी है तो आप उसको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी, एक 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 सेक्टर है, लोग जॉब करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की। वो निबोश और आयुष और आयुष इस तरह की कुछ ट्रेनिंग्स करते रहते हैं साथ साथ। वो ऊपर मेंशन करें ताकि सामने वाले को फौरन से क्लिक हो जाए कि यार यही तो वो बंदा है, इसके पास ये स्किल है। अगर आप लिखें कि मैं जी 9th क्लास के अंदर डिबेट कंपटीशन जीत लिया था, उसका सर्टिफिकेट, मैंने आयु मन नामी कोई एक्टिविटी अटेंड कर दी थी, इंटरनेशनल फलानी फलानी कॉन्फ्रेंस, इररेलेवेंट बातें हैं। शौक पूरा करना है, नीचे लिखें। ऊपर आपने सिर्फ मेन और रेलेवेंट बातें लिखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये ऑनेस्टली अगर आप इन 6 सेक्शंस के साथ इंसाफ कर देना, आपकी सीवी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो आपकी सीवी के अंदर हो सकते हैं मौजूद हों, जो कि लिखना बंद हो चुके हुए हैं। काइंडली अपनी सीवी में ढूंढे हैं कि नहीं। लैंग्वेज, क्या आपकी सीवी के अंदर लैंग्वेज का सेक्शन है, हाँ कि ना? अगर है तो क्यों है, क्या फ़ायदा है उसका? उसमें क्या लिखा होगा आपने, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, हिंदी? इससे एचआर वाले पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। क्या आपकी सीवी के अंदर एंड के अंदर रेफरेंस का सेक्शन बना हुआ है? देखें ज़रा, क्यों बना हुआ है? क्या एचआर वाला क्या करेगा उसके साथ? टू बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, कोई इस तरह की बातें लिखते हैं। ये 10 साल पहले लिखना बंद कर दिया था हम लोगों ने। क्या आपकी सीवी में हॉबीज और इंटरेस्ट और पैशन ये लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ है? देखिए, हमें इंटरव्यू की कॉल चाहिए। मैं एचआर वाला हूँ, मैं किसी की हॉबी का क्या करूँ? मैं किसी के रेफरेंस का क्या करूँ? मुझे उसकी एजुकेशन चाहिए, स्किल्स चाहिए, समरी चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे आके। यही वजह है कि हमारी सीवीज 2.5-2.5 पेज पर चली जाती हैं, बिकॉज हम इररेलेवेंट सेक्शंस को रखे बैठे हुए हैं। अभी ये नोट कर लें कि मैंने, अच्छा, लैंग्वेज का सेक्शन सिर्फ एक शर्त पे आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है इंग्लिश के अलावा, आप फ्रेंच बोल सकते हैं, लिखें। आप स्पेनिश बोल सकते हैं, लिखें। आप इटालियन बोल सकते हैं, जर्मन बोल सकते हैं, लिखें, ताकि सामने वाले को पता चले कि ये बंदा बड़ा खास है। इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी से सामने वाले पे कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है। लैंग्वेज कट करें, हॉबीज कट करें, रेफरेंस कट करें, ऑब्जेक्टिव कट करें। ये 4 सेक्शन अगर आपकी सीवी के अंदर मौजूद है तो काइंडली इन चीज़ों को अभी के अभी ख़त्म कर दें। आपकी सीवी ठीक हो जाएगी। ठीक होगी, हमने पूरी सीवी के सेक्शंस कवर कर लिए कि एग्जैक्टली आपकी सीवी में क्या क्या सेक्शन होते हैं। उसके बाद मेन चीज़, एटीएस। ये एटीएस क्या है एग्जैक्टली? आप लोगों ने नाम सुना होगा, एटीएस सीवी, एटीएस सीवी। एटीएस फ्रेंडली सीवी बना दें, एटीएस सीवी चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले क्या होता था, आज एक एंग्रो का एचआर का बंदा जॉब पोस्ट करके जाएगा, जब वो कल अपनी सीट पे वापस आएगा तो 1,000 सीवीज आई हुई होंगी। ऐसा ही है। आपको क्या लगता है, वो 1,000 सीवी पढ़ेगा बैठ के? उसके पास टाइम है इतना? नहीं है इतना टाइम उसके पास। ये एटीएस एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर आपकी सीवीज को पढ़ता है, स्कैन करता है, चेक करता है, और जो सीवीज रेलेवेंट होती हैं जॉब के साथ उनको अलग कर देता है, और जो इररेलेवेंट होती हैं उनको अलग कर देता है। अगर उस सॉफ्टवेयर ने ये नोट किया कि ये सीवी जो जिस जॉब के लिए हम हायर कर रहे हैं उससे मैच करती है, वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेगा, आगे बढ़ा देगा। यानी कि 1,000 में से 100 सीवीज वो शॉर्ट लिस्ट करके एचआर वाले के हवाले कर देगा। फिर एचआर वाला उन 100 पे काम करेगा, 1,000 पे काम नहीं करेगा। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पाकिस्तान से बाहर जब आप अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान के बाहर जब आप जाते हैं, तो वहाँ तो है ही ये। ज़ाहिर है, वो इतने एडवांस कंट्रीज हैं, गल्फ में है ही ये, हर पाकिस्तानी गल्फ जाना चाहता है। लेकिन गल्फ में हो क्या रहा है वो पता ही नहीं उसको।
पाकिस्तान के अंदर भी जो अच्छी हाई लेवल कंपनीज हैं उनके पास इतना टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है, इतना बंदा है कि वो ये सॉफ्टवेयर अप्लाई कर सकते हैं। एटीएस सॉफ्टवेयर एक खास तरह की सीवी को ही पढ़ सकता है, ठीक है। अगर आपकी सीवी उस कंडीशन पे नहीं मैच कर रही, इसका मतलब ये है कि आपकी सीवी माजरत के साथ वो नहीं पढ़ सकेगा। अब वो कंडीशन क्या है? एक चीज सुनी होगी आपने, एटीएस फॉर्मेट, एटीएस फॉर्मेट, एटीएस फॉर्मेट चाहिए, एटीएस फॉर्मेट चाहिए, एटीएस फॉर्मेट। ये क्या चीज़ है? देखें, एटीएस फॉर्मेट एक सिंगल कॉलम फॉर्मेट होता है, सिंगल कॉलम फॉर्मेट होता है। यानी कि एक सिंगल कॉलम के अंदर आपकी सीवी बनी हुई होती है। अगर आप नोट करें, अपनी सीवी को देखें जरा गौर से, क्या आपकी सीवी सिंगल कॉलम है कि डबल कॉलम है? मुझे लगता है कि बहुत सौ की सीवी डबल कॉलम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये लोग कैनवा पे बनाते हैं, इंडीड पे बनाते हैं। क्या कैनवा और इंडीड पे सीवी बनानी चाहिए? मेन क्वेश्चन। नहीं। देखिए, बात समझिएगा। कैनवा, इंडीड, रोजी, जॉबी, ये हमारे खालू नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये हमारा भला नहीं चाहते। याद रखिएगा। ये कंपनीज रिसर्च करती हैं, रिसर्च के ऊपर अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, और रिसर्च ये कहती है कि इंसान को रंग बिरंगी, मसालेदार, डबल कॉलम, कलरफुल सीवीज अच्छी लगती हैं। ये एक साइकोलॉजी है इंसान की। इसलिए जानबूझ के ये लोग आपको वो सीवीज बनाते हैं, वो फॉर्मेट्स देते हैं, वो चीज़ें देते हैं जो कि खट्टे मीठे, कलरफुल होते हैं, ताकि आप लोग इस पे अट्रैक्ट हों और ऐसी चीज़ को बना लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना होना चाहिए। नंबर वन, क्या आप, अगर तो आपकी सीवी डबल कॉलम है तो ये आप लिख लें कि ये एटीएस फॉर्मेट नहीं है। मुझे एक एटीएस फॉर्मेट पे सीवी बनानी है। बेशतर लोग पाकिस्तान से बाहर अप्लाई कर रहे हैं, बेशतर लोग गल्फ जा रहे हैं, बेशतर लोग यूरोप जा रहे हैं, लेकिन डबल कॉलम लेके बैठे। अब ये तो चलो डबल कॉलम सिंगल कॉलम की बहस हो गई, और क्या क्या होता है एटीएस के अंदर, एटीएस में क्या नहीं होता वो उस पर बात करते हैं। एक एटीएस के अंदर दो फॉन्ट से ज्यादा फॉन्ट्स नहीं होते। आपकी हेडिंग 12 की, आपकी बॉडी 10 की, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तीन तीन तरह के, चार चार तरह के फॉन्ट साइज रख के बैठे हुए हैं, कोई 14 पे है, कोई 12 पे है, कोई 11 पे है, कोई 8 पे है, कोई 16 पे है। ऐसा नहीं, दो से ऊपर फॉन्ट्स नहीं होते। एक कैलिबरी कर लो। पहली तो बात ये कि पूरी सीवी एक फॉन्ट टाइप के अंदर होनी चाहिए। कैलिबरी मिसाल के तौर पे ले लेते हैं। कोई खट्टा मीठा फॉन्ट है, कोई टाइम्स न्यू रोमन है, कोई कोई रोबोटो है, कोई शोबोटो है, पता नहीं किस किस फॉन्ट में सीवी बना लेते हैं। अपनी सीवी, अपना फॉन्ट साइज का काइंडली खास खास ख्याल रखा करें। अब मैं आपको सीवी आपसे, अगर मैं ये स्टार्ट करूँ, स्टार्ट, आई थिंक मैं ट्राइंग कि मैं स्क्रीन अपनी अच्छा शेयर सर, करूँ। मे बी अगर अगर आपकी स्क्रीन शेयर ना हो तो आई थिंक आपको होस्ट करना पड़ेगा, फिर आई थिंक आपकी स्क्रीन शेयर हो जाए सर। ट्राई नहीं करके कुछ देखें अगर ऐसी हो रहा है। आई एम ट्राइंग, हाँ नहीं, आई थिंक ये कर देगा मुझे। जी जी सर, नीचे ऑप्शन रिएक्शन के साथ ऑप्शन आई थिंक शेयर हो गई। है। जी जी सर। यस सर। ठीक है जी, मैं आपसे अब चीज़ देख ही लेते हैं एग्जैक्टली। मैं एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, बेसिकली ये फॉर्मेट्स की फ़ाइल है, और ये वो फॉर्मेट्स हैं जो कि हमारे खुद के प्रिपेयर, इसमें हम प्रिपेयर करके देते हैं। यानी कि ये हम समझ लें एक तरह का हमारी रिसोर्स खजाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता क्या है। हाँ, ये इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अगर आप ये पहली सीवी को देख लें, टॉप पे उसका हेडर बना हुआ है, ठीक हो गया। फिर आगे एक 5 लाइनों की समरी आ रही है जो कि इस बंदे के अचीवमेंट्स और कामों पे ध्यान दे रही है। फिर आगे इसकी स्किल्स आ रही हैं। ये तमाम स्किल्स इसकी उस जॉब के साथ मुंसलिक है जहाँ ये अप्लाई कर रहा है या जो उसको आता है। फिर इसका एक्सपीरियंस आ गया, एक्सपीरियंस के अंदर भी हमने इसकी परफॉर्मेंस को बताया, और फिर आके एजुकेशन, और फिर सर्टिफिकेशन, और ख़त्म हो गई बात। सिमिलरली, आप आपकी आंखों को नोट क्या करना चाहिए? आपकी आंखों को स्ट्रक्चर नोट करना चाहिए, डिज़ाइन नोट करना चाहिए। इस तरह से एक प्रोफेशनल सीवी नज़र आती है। टॉप पे हेडर आके ब्लू कलर का, नीचे समरी, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन वगैरह वगैरह।
अब ये आप सीवी आप देख सकते हैं, जो ये वाइट कलर की, मैं जिसको मैं सिलेक्ट भी कर लेता, अच्छा ठीक है, इस तरीके से। ये वो सीवी है, फॉर एग्जांपल इसके बिहाफ पे एक इंडिविजुअल ने सऊदीया में अप्लाई किया था, फिर उसको जॉब मिल भी गई थी, नॉल दैट, यानी कि ये एक प्रूवन ऐसी सीवी है जो कि एक गल्फ कंट्री में काम कर चुकी है। ये क्या है? ये एटीएस सीवी है। इसमें क्या डबल कॉलम है? नहीं है। क्या इसमें कोई खट्टा मीठा फॉन्ट या खट्टा मीठा फॉन्ट साइज ऐसा कुछ है? नहीं है। आपका हेडर है, आपकी समरी है, आपकी स्किल्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, और बात खत्म। छोटे मोटे आप इसमें कलरफुल कलर्स ऐड कर लें, छोटा मोटा, बहुत ज्यादा इसको हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये तकरीबन सब सीवीज एक ही बात कर रही हैं, लेकिन थोड़े से अलग अंदाज में। अच्छा, अब ये है वो डबल कॉलम सीवी जिस पे हमारे पाकिस्तानियों की जान निकलती है। ये सीडीआर पे इंफॉर्मेशन आ गई, लेफ्ट पे इंफॉर्मेशन आ गई, उनको पता नहीं क्यों ये इतना अच्छा लगता है। अच्छा, अब कुछ लोग आते हैं जी, हमें नहीं, हमें एटीएस नहीं चाहिए, हमें जी ऐसे ही बना दें, ये जिद करते हैं आसान लफ्जों के अंदर। फिर उनकी जिद के चक्कर में कुछ ऑप्शंस मैंने रख रखे होते हैं कि चलो यार, एक बंदा पूछ रहा है तो बना देते हैं। ये भी एटीएस सीवी है, ये एटीएस फॉर्मेट है। अगर आप देखें तो किस तरीके से अचीवमेंट नंबर्स पे बात की गई है, 21%, 30%, ये परसेंट, स्किल्स भी सारी रेलेवेंट हैं, आपका पूरा हेडर प्रोफेशनल है। ये एक किसी बड़े आदमी को, बड़ी कंपनी को दिखाने वाली, भेजने वाली सीवी है। अगर आप वो बना रहे हैं जो कि, अब मैं क्या उस पर क्या कमेंट करूं। अब एक सीवी की टाइप होती है यूरोपा सीवी। देखें, यूरोप के अंदर यूरोपा सीवी इस्तेमाल होती है, यूरोपा सीवी चलती है। ये खास तरह का फॉर्मेट होता है, लेकिन अगर आप इसका बुनियादी एलिमेंट नोट करें तो ये भी एक सिंगल कॉलम है, और ये भी उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखता है जो कि जिनका ख्याल रखना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेम, आपका हेडर, आपकी समरी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, सारा कुछ उसी तरीके से आ रहा है। कहने का मकसद ये हुआ। अच्छा, ये वो डबल कॉलम है जो सिर्फ कुछ जिद करने वाले लोगों के लिए रख रखी है, इसको मैं इतना यूज करता नहीं हूँ। ठीक हो गया। आप लोग आप लोगों को अगर ये फाइल चाहिए तो काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे अभी मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं फिर आप लोगों अपनी ईमेल एड्रेस भेज दीजिए, ताकि मैं फिर आप लोगों को ये फाइल भेज दूं, और जो आप लोगों को फॉर्मेट पे अच्छा लगेगा, आई विल ट्राई कि मैं आपको उसकी वर्ड फाइल भी भेज दूं। मैं आपके लिए इंस्टाग्राम का लिंक साथ साथ जो है अपना अकाउंट, ये सीवी बाय एक्सपर्ट है, ये ब्लू कलर की पिक्चर है। मीनवाइल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझे इनबॉक्स में ईमेल भेज दीजिए, मेरी टीम आपको फाइल ईमेल कर देगी। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को सीवी के अंदर के कंपोनेंट, इसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, हेडिंग क्या होती है, बातें क्या होती हैं, पहले हमने इस पर डिस्कस किया। फिर इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से बनती है, किस तरह से नहीं बनती है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे हमने बात की। ठीक हो गया। दो मेन चीजें हैं। अब किस तरह की, ये आपने उम्मीद है आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप लोग इस पे काइंडली जो है मुझे अपने सिर्फ ईमेल एड्रेसेस भेज दीजिए, दैट्स इट। एनीवेज, मैं जल्दी से एक लुक दिखा दूं कि किस तरह की सीवी नहीं होनी चाहिए, आज एक बंदे ने भेजी थी। अब देखें, एक डबल, ये कैनवा पे बनाई हुई सीवी है, और मैं बहुत माजरत चाहूंगा कि मैं इसको और डिस्कस नहीं कर सकता, ना मैं दिखा सकता हूँ, बिकॉज ज़ाहिर है मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू जूम। मीनवाइल आप लोग प्लीज़ चैट में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर कर दीजिए, और काइंडली अच्छा जी, हम वापस आ चुके हैं, हमें स्टॉप शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया। पेज पे काइंडली फॉलो, और अपनी ईमेल एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम आपको आज भेज देगी। फिर कल हमारी फर्दर भी कॉन्फ्रेंस है, तो शायद कल हमें इतना टाइम ना मिल सके। आगे बढ़ते हैं। लेट मी से। यस, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग या तो चैट बॉक्स में भेज दें, या अनम्यूट करके आप हैंड रेज करें और आप पूछ सकते हैं सर से। सर, अच्छा जी, एक आई ये थिंक, क्वेश्चन होता है बहुत इम्पोर्टेंट कि आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं सीवी में, वो कितनी ज़रूरी होती है, अगर ऐड कर सकते हैं, और देखिए, किस तरह की होनी चाहिए?
बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप लोगों ने कि प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना पहले ज़माने में होता था लेकिन अब रिकमेंडेड नहीं है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली चीज़, आपकी पिक्चर को एटीएस सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ सकता। ठीक हो गया, नहीं पढ़ सकता, यानी कि आपका स्कोर कम हो जाएगा, आपकी सीवी को वो नहीं पढ़ सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा मसला देखें, एक चीज़ ये है कि डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है बाहर के मुल्कों में काला गोरा या लैंग्वेज पे डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा, हम इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकते ना कि एचआर वाला हमें हमारी पिक्चर देख के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। क्या पता वो कर ले, हम कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर। तो काइंडली, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक, मैं बाहर के मुल्क की एग्जांपल ले लेता हूँ, वो है ब्लैक, ठीक है। वो एक कंपनी में अप्लाई करता है, यहाँ पे एक एचआर का बंदा बैठा हुआ है जो कि है गोरा, वाइट है बंदा। क्या वो बंदा डिस्क्रिमिनेशन उसकी पिक्चर को देख के कर सकता है ना? कर सकता है ना? 1% चांस तो है ना इस बात का। लेकिन अगर पिक्चर नहीं होगी तो उसको नहीं पता कि ये कैंडिडेट काला है, गोरा है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो उसको बुला लेगा। आपकी पिक्चर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करवा सकती है, ये बात याद रखिएगा। आपकी पिक्चर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करवा सकती है, इसलिए पिक्चर ऐड करना रिकमेंडेड नहीं होता। ये प्लीज बात याद रखिएगा। फर्दर जो है क्वेश्चंस आप जी सर, बारी बारी थैंक यू। आप लोग काइंडली आप चैट सर, पढ़ती रहें, चैट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर वो साथ साथ आप बता जी दीजिए। जी सर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स या कोई किसी भी डिग्री के लिए, तो आपकी पब्लिकेशंस होना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो चीज़ें भी आपको मेंशन करनी पड़ती हैं जी अपने बिल्कुल, रेज्यूमे जी में, बिल्कुल सीवी में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एप्लीकेशन अगर हैं जी तो अपनी सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग्स के बाद एक सेक्शन बनाइए और वहां पे उसको मेंशन कर दीजिए। जी। ठीक है। अगर किसी के पास वो नहीं है पब्लिकेशंस, तो फिर वो उसकी जगह वो तो क्या ऑफ कोर्स मेंशन। नहीं है। देखिए, आप सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग्स एट द एंड हम कोई फेक चीज नहीं मेंशन कर सकते। तीन चीजें होती हैं, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ली होगी, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन की होगी, या पब्लिकेशन, पब्लिकेशन की होगी। अगर हैं तो मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो मेंशन नहीं कीजिए। बाहर के मुल्क के लिए खास करके इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि वो इन चीज़ों को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फैक्ट जिसे हम कहते हैं ना, फैक्ट चेकिंग इसे कहते हैं। कोई भी चीज़ आपने मेंशन कर दी और वो बाद में वैसी नहीं हुई तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका तो बहुत पक्का, पाकिस्तान में चलो मान लेते हैं, आपको पता है कुछ रियलिटीज़ हैं, हम लोग चल जाते हैं, हम कर लेते हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा, गाइड करना चाहूँगा। मैंने स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रखी है, आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं। देखें, आजकल के दौर में एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहा जाता है सीवी स्कोर। काइंडली अपनी सीवी का स्कोर आप लोगों को चेक करना आना चाहिए। आपको मैं शुरू से करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने गूगल गूगल खोला आपने, आपने ये आप साथ साथ कर सकते हैं मेरे ना, प्लीज, इनहेंसिव रेज्यूमे स्कोर। आपको किसी से पूछने की वैसे ज़रूरत तो है, प्रोफेशनल से पूछ लेना चाहिए, वो अपना एक ह्यूमन आपको फीडबैक देगा। लेकिन आपकी सीवी कहाँ स्टैंड कर रही है, आप आए, आपने ये लिंक खोल लिया, रेज्यूमे चेक, आई थिंक ये वाला चेक कर, थिंक ये रेज्यूमे चेकर। यहाँ पे आप अपनी सीवी को अपलोड करेंगे तो ये इसका सिस्टम आपकी सीवी को मुकम्मल पढ़ के आपको एक फीडबैक देगा कि आपकी सीवी का जो स्कोर है वो 100 में से कितना है। फॉर एग्जांपल, हम एक सीवी को अपलोड करके देखते हैं। अम्म, चलें, ये सीवी को अपलोड, ये एक मैंने सीवी है, इसको हम करते हैं, नहीं, आई थिंक, चलो इसको करके देखते हैं। ये अब इसको पढ़ेगा, ठीक है। ये पढ़ के आपको बताएगा कि आपका एग्जैक्टली स्कोर कितना है, और ताकि आपको खुद एहसास हो कि आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर आप ज़ाहिर है उसको ठीक करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या गलती है, क्या गलती नहीं है।
ये कह रहा है कि सीवी का स्कोर है 62%, इसमें 14 मसले हैं। और जाहिर है वो पूरी रिपोर्ट आप पढ़ते हैं तो फिर आपको इश्यूज भी दिख जाते हैं। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। काइंडली अगर आप नहीं चेक कर पा रहे तो मुझे सीवी ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको स्कोर चेक करके बता देता हूँ। ठीक हो गया। ये क्या? इसी मीनवाइल काइंडली आप क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर लीजिए, मैं ये चीज़ मैंने ऐड अप करनी थी। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर ये क्वेश्चन ये है कि अगर हमने सिर्फ कॉल अटेंड करवानी है इंटरव्यू के लिए, तो क्या हम फेक एक्सपीरियंस या फिर फेक कुछ लिख सकते हैं? क्या फायदा होगा? आप देखिए, आपका टाइम जाया होगा ना। आप कॉल आएगी, आप जाएंगे, वो आपको आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, और आप नहीं दे पाएंगे। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। रेपुटेशन भी खराब हो जाती है। फिर सारे लोग एचआर वाले आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। वो किसी को बताएगा यार आज एक बंदा आया था, इसी तरह की बातें कर रहा था। तो फिर एक नाम खराब होता है ना आपका। हमें अपना नाम खराब नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने जितनी भी सीवी दिखाई उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक इतना आइडिया नहीं था ना कि सीवी में पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे सीएनएससी नंबर या डेट ऑफ बर्थ इस तरह की चीजें मेंशन नहीं करते। जितनी भी आपने सीवी दिखाई है उसमें नहीं मेंशन था, तो अगर लाइक दोबारा बनानी हो तो ये चीजें नहीं मेंशन करते ना। देखिए, ये लफ्ज पे खुद ध्यान दीजिए, पर्सनल हाँ जी। इंफॉर्मेशन। हाँ जी। पर्सनल बातें हैं, पर्सनल बातें तो नहीं हाँ बताते जी। ना। जी बिल्कुल। तो फिर हम क्यों लिखें? कुछ लोग अपना पूरा हम्म। घर का एड्रेस भी लिख लेते हैं, आपने नोट किया होगा, हाउस नंबर फलाना हाँ जी। फलाना। और क्यों? क्या करना है जी इससे? जी। क्या फायदा होगा? हम्म। कोई फायदा नहीं है बिल्कुल। इससे। मतलब सिर्फ ये आपका देनी भी नाम चीज इस तरह की है। जी बिल्कुल। डिलीट, अगर लिखा हुआ है तो डिलीट कर दीजिए। जी सर, ठीक हो गया। सिर्फ नाम, ईमेल, लिंक्डइन, कराची पाकिस्तान कर लो, बहुत है। बस अगर बहुत हम्म। शौक है किसी को एचआर को, तो आप इलाके का नाम लिख लें, शाह फैसल कॉलोनी, पाकिस्तान, कराची। हम्म। घर के एड्रेस तक ना आए। आई एम श्योर आपकी काफी लोगों की सीवीज पे पूरा पता लिखा हुआ होगा। जी, काइंडली अस्सलाम एनीवन एल्स? वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग एजुकेशन के साथ साथ हमारे पास स्किल्स हैं लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग है जैसे मैं करती हूँ। तो उसमें मुझे पूछा मतलब हमारी जो डिजाइनिंग है उसमें हम अपनी एजुकेशन को कितना लिखना पड़ेगा। मतलब मैंने जो देखा था उन्होंने बोला था कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो आप अपनी सीवी को थोड़ा इनहेंस कर सकते हैं यानी कलरफुल वगैरह बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लैकिश शेड वगैरह आर्टिस्टिक, दिया हुआ था सीवी देखें, में जी। आर्टिस्टिक जो फील्ड होती है ना, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, या इस तरह का, इनके पास थोड़ा सा मार्जिन होता है। इनका एक मार्जिन निकलता है कि चलो थोड़ा बहुत फैंस की काम कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत। ये जो डॉक्टर, अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो करने बैठ जाए तो सूटेबल नहीं है ना। कभी कभार कुछ खास फील्ड्स के पास थोड़ा मार्जिन होता है। एक ग्राफिक डिजाइनर के पास थोड़ा मार्जिन रहता है, एडिटर के पास रहता है, लेकिन थोड़ा आप उसको बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स ले जाएं, वो मुनासिब नहीं है। और मेरा मशवरा रहता है कि इस तरह के लोगों को दो सीवीज बनानी चाहिए, एक थोड़ी सी फैंसी और एक थोड़ी सी डिसेंट। अगर कोई रिक्रूटर, कोई एचआर वाला बोल रहा है कि आप इस तरह से करें, तो आप उसको वो वाली भेज दें। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो आप उसको दूसरी वाली भेज दें। मेरा मानना है कि हर इंसान के पास दो सीवीज होनी चाहिए, अलग अलग पर्पस के लिए, ताकि जिस तरह की जो डिमांड करे वो चला दें। सर एक क्वेश्चन और है कि हम लोग जैसे चैट अपनी सीवी को बनाने के लिए हम लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज कर लेते हैं। लेकिन जो हम लोग आगे जब फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि आप ज्यादा चैट जीपीटी वगैरह यूज नहीं करें। तो उसके लिए हम अपनी जो सीवी है उसको सॉलिड किस तरह से बना सकते हैं कि आपके मतलब जो आप चीज बताना चाह रहे हो वो आपको अच्छे से बता सकें। देखिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल वही वाली बात है ना, गूगल भी तो इस्तेमाल करना आना चाहिए। लोग गूगल को इस्तेमाल आज भी नहीं कर सकते। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आपको करना आता है तो आप कर लें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको उस तरीके से यूज़ करना जानते ही नहीं हैं। अगर यूज़ करने बैठेंगे तो पता नहीं क्या लिख देंगे। क्योंकि अगर वो इतना कर सकते होते तो वो उनकी सीवी वैसे ही ठीक बनी हुई होती ना।
इसका मतलब वो नहीं बना सकते। तो अगर कर रहे हैं तो एक बार करके किसी को दिखा दें, मशवरा कर लें कि यार मैंने इस तरह से बना ली है, आप चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं ये भेजना चाह रहा हूँ। देखिए तीर एक बार निकल गया तो निकल गया, इसलिए एक बार चीज बना के दिखा देना बेहतर रहता है। सर थैंक यू सो मच। I have a question, sir. सर अगर जी हमारे बोलिए। पास रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है किसी जॉब के हवाले से, तो क्या हम एम्प्टी छोड़ देनी चाहिए हमें एक्सपीरियंस सेक्शन, या फिर उसमें अगर इरेलीवेंट एक्सपीरियंस है हमें वो भी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ का तो एक्सपीरियंस है ना वहाँ की वर्क एथिक्स और एनवायरनमेंट वगैरह के हवाले से हमें बताया। नहीं देखें, क्या अगर हमें अगर इस तरह का स्पेशल केस बन रहा है तो आप उसको लिखिए, लेकिन थोड़ा अल्फाज का चुनाव ऐसा कर लें कि सामने वाले को थोड़ी फीलिंग आ जाए कि हाँ ये थोड़ा सा रेलेवेंट है। यहाँ पे काम आता है अल्फाज का। ठीक है, आपका नहीं है रेलेवेंट, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से मेंशन कीजिए कि सामने वाले को लगे कि यार कम्युनिकेशन, डीलिंग, लोगों से मिलना जुलना, ईमेल राइटिंग, कुछ बातें ऐसी लिख दें कि सामने वाला थोड़ा गैस कर ले, उसको लगे कि बिल्कुल ही फ्रेश बंदा नहीं है। लेकिन ये बात है, अगर आप लिखें तो एटलीस्ट देख लें और दिखा दें कि यार ये मैंने बना ली है, रेलेवेंट नहीं है लेकिन आप चेक कर लीजिए कि मसला वसला तो नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग खुद से कुछ भी बना के भेजते रहते हैं, और उसका रिव्यू करने का हमारे पास कोई रिवाज है ही नहीं, ऐसे में रिव्यू करने वाले भी नहीं है हमारे पास, माजर के साथ। सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस टीचिंग का है और आगे मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, उनको लॉ चेंज है। तो क्या मैं किस तरह से उसको लिंक कर सकता हूँ उसके ऊपर? देखिए इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली एक हमारे पास एक एक बंदा आया, लड़का था बेसिकली, वो स्टील इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, स्टील सेक्टर में है, पता नहीं कौन सी स्टील के अंदर है। वो कह रहा था कि भी मुझे टीचिंग की जॉब करनी है बीकन हाउस में, तो मुझे आप बताइए मैं क्या करूँ। ये बिल्कुल आपके वाला ही सवाल है, तो उसकी सीवी हमने किस तरह से बनाई थी। हमने उसकी स्टील की बातों को हाथ नहीं लगाया, हमने उसकी, क्योंकि मुझे पता है कि कॉमन सेंस की बात है, बीकन हाउस को इससे कोई वास्ता नहीं है कि आप क्या कर रहे थे वहां पे। आप वो वाली स्किल्स मेंशन कीजिए, आप वो वाले शौक मेंशन कीजिए, आप वो वाली बातें मेंशन कीजिए जो जो सामने वाले को ये फील दे सकती हैं कि हाँ ये हमारे से रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल हमने उसकी स्किल्स में लिखा कि टीचिंग का हमें स्किल्स हैं, प्राइवेट ट्यूशंस भी देते हैं, पढ़ाने का भी शौक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी शौक है, यानी कि लोगों से बात करने का शौक है, इस तरह की बातें, ताकि सामने हमने स्टील की बातें हटा दी, उनको कोई काम नहीं था। यानी कि अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हैं तो उस फील्ड से मुतालिक जो आपके शौक हैं, जो आप, कुछ तो स्किल्स होंगी ना, तभी तो आप चेंज कर रहे हैं ना यार। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और आप फील्ड चेंज कर रहे हैं। तो उस फील्ड के मुतालिक जो आपको पता है, आपको आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं, आपने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आपको कुछ जानकारी है, इस तरीके से ये यहाँ पे कमाल आता है कंटेंट राइटिंग का। फॉर्मेट वॉर्मेट तो छोड़ दें, यहाँ कमाल कंटेंट राइटिंग का है। वो स्किल्स लिखिए, वो बातें लिखिए जो आपको उस फील्ड के बारे में मालूम है, ताकि सामने वाले को फीलिंग आए कि इसको शौक है, कम से कम शौक जाहिर करना है हमने, कि यार बिल्कुल बिल्कुल जीरो नहीं है बंदा। तो आपकी सीवी जब मैं देखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैंने आपकी सीवी देख ली, अब आप कह रहे हैं जी मेरी सीवी तो ये है लेकिन मैंने यहाँ जाना है, तो ऑटोमेटिकली फिर मैं इसको जज करूंगा कि यार आपकी सीवी में जो ये वाली बात है ना, और ये वाली बात है, ये वाली बात है, ये अगर आप यूज कर लें, बाकी छोड़ दें, फायदा होगा आपको। तो इस तरह की सीवीज मशवरे से ही बनाई जाती हैं, जब आप फील्ड चेंज कर रहे होते हैं कि किस किस बात को इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन है कि रेज्यूमे में एजुकेशन कौन से लेवल से स्टार्ट करें, यानी हम मैट्रिक से स्टार्ट करें या इंटर भी लिखें, मास्टर की, बैचलर्स की, कौन से लेवल से हम एजुकेशन डालना शुरू करें? देखिए फॉर एग्जांपल आप एक ग्रेजुएट हैं, आप एक एचआर वाले के पर्सपेक्टिव से बात को देखते हैं। मैं एक एचआर वाला हूँ, मेरे पास आपकी सीवी आई, आप एक ग्रेजुएट हैं, आपने एनईडी से इंजीनियरिंग की हुई है। मेरे लिए बस यही चीज़ जानने के लिए काफ़ी है कि आपने एनईडी से इंजीनियरिंग की हुई है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। अच्छा, जो एजुकेशन की हेडिंग है ना, इसका पूरा नाम है प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि वो तालीम जो आपकी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती है, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री रखती है।
आप इंटर नहीं लिखेंगे, कोई माइंड नहीं करेगा। आप मैट्रिक नहीं लिखेंगे, कोई माइंड नहीं करेगा। आप अपनी ग्रेजुएशन से बातें शुरू करें, प्रोफेशनली बात हो तो। लेकिन अगर आप मेंशन कर देंगे तो कोई इतना क्राइम नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं हो कि ये इसने मेंशन किया अब इसको फारिग कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये वो छोटी बातें होती हैं जो सामने वाले के जहन में ये आपका ओपिनियन क्रिएट करती है कि ये बंदा काम का है। मैं पर्सनली जब वो सीवी पढ़ता हूँ जिसमें इंटर मैट्रिक नहीं होता ना, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ कि यार ये बंदे ने नहीं लिखा हुआ यार, मतलब इसका दिमाग इतना चलता है। मैं रुक गया, एक एक अटेंशन ग्रैब कर ली उसने मेरी। लेकिन अगर वो बंदा, अब कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया काम करते करते, और 6-10 तरह की डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन जिद ये है कि जो 1995 में मैंने मैट्रिक किया था ना वो लिख दें आप। यानी कि अकल की कमी है ना, बेअकली में चीजें शुमार होती हैं। मैं इसको समराइज कर दूं, ग्रेजुएशन से या वो एजुकेशन जो आपकी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती है वहाँ से लिखना शुरू किया करें। इंटर मैट्रिक में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई देख के